हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री IUQC 2022 पार्ट 1 का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हमने डिस्कस कर दिया था। एंड बिलीव मी, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। पिछले 2 साल से जो क्वालिफायर्स एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। एंड हर एक IIT JEE मेन और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे को ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 1 मोल ऑफ नियॉन एटॉमिक वेट 20, 1 मोल ऑफ आर्गन एटॉमिक वेट 40 आर स्टोर्ड इन 2 सेपरेट कंटेनर्स। टेम्परेचर एक का T है, एक का 2T है। इफ बोथ गैसेस आर एज्यूम्ड टू बिहेव आइडियली, काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी सेम। यानी ऑप्शन चेक करना है कौन सा करेक्ट है। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, 3/2 kT होता है, आपको पता है। एंड एवरेज वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट 8RT/πm। ओके, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T/m। अब आप चारों ऑप्शंस को चेक करो। पहला है काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम इन बोथ 1 एंड 2। तो एक बात बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। 1 का टेम्परेचर T है एंड 2 का टेम्परेचर 2T है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी सेम तो होगा ही नहीं, राइट। आप वेलोसिटी चेक कर लीजिए, लेकिन वेलोसिटी चेक करने की ज़रूरत क्यों है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 2 विल बी ट्वाइस। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, आपको पता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड का काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस होगा क्योंकि सेकंड का टेम्परेचर 2T है। ये तो परफेक्ट है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल in 2 will be twice that in 1। तो सेकेंड कंटेनर में जहां पे आपका आर्गन है एट 2T टेम्परेचर, फर्स्ट कंटेनर में जहां आपका नियॉन है T टेम्परेचर, तो क्योंकि टेम्परेचर ट्वाइस हो गया है सेकेंड में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस जो होगा, सेकेंड जो होगा वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 होगा। ये तो करेक्ट है। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि T/m के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या ट्वाइस होगा? आई डोंट थिंक। जैसे अगर आप वेलोसिटी ऑफ हीलियम नियॉन निकाल लो तो दिस इज गोइंग टू बी T/m यानी कि 20, एंड वेलोसिटी ऑफ आर्गन विल बी ट्वाइस T/40 स्क्वायर रूट। तो ये हो रहा है आपका स्क्वायर रूट T/20। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं सेकेंड और फर्स्ट दोनों में आइडेंटिकल हो रही है। काइनेटिक एनर्जी तो ट्वाइस हो रही है लेकिन वेलोसिटी आइडेंटिकल हो रही है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यानी बी भी करेक्ट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन 2 विल बी ट्वाइस, ये तो निकाल ही चुके हैं। एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन बोथ आर सेम, यही तो हम लोगों ने निकाला है कि एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑलराइट गाइस, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं जो कि करेक्ट नहीं है। ओके, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एज द कैलकुलेशंस इन फ्रंट ऑफ यू। Question number 15. An aldehyde or ketone in presence of base form a carbon anion at alpha position which can react with carbonyl group in aldol type of mechanism. It can also react with olefinic double bond which are activated by CO, CN and NO2. The later reaction is an addition reaction across the double bond. Wieland-Meiser ketone is an important synthetic intermediate used to synthesize many compounds. The pair of starting material suitable for this preparation. देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन जो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो 1,2,1,4 टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे रिएक्ट करे, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे भी रिएक्ट करे। और स्पेशली अगर ये एक्टिवेटेड है, अगर इसमें हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ज़्यादा चांस होता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अटैक करे। इसे 1,4 टाइप का एडिशन बोलते हैं, जिसे कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलते हैं, और ये 1,2 टाइप का एडिशन है जिसे डायरेक्ट एडिशन भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 1,4 टाइप का एडिशन है ये इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ये जो फाइनल कंपाउंड है ये बन रहा है, और ये किससे बन रहा है ये पता करना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम ऑप्शंस की एनालिसिस पे जाते हैं, इसमें जो बी ऑप्शन है ना, इट्स अ बेटर कैंडिडेट टू फॉर्मिंग दिस। क्यों? देखिए आप यहाँ पे कोई एक एनायन बनेगा
जो सेकेंड कंपाउंड के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक करके फाइनल कंपाउंड बनाएगा। तो एक बार मैं बना के देखता हूँ, हालांकि आप चाहो तो सारे ऑप्शन 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपका ये कंपाउंड ले लिया, देखिए डबल बॉन्ड एंड CH3, ये आपका बी ऑप्शन वाला कंपाउंड है। एंड सेकेंड जो कंपाउंड है हमारा वो है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन COCH3, राइट, COCH3। अब अगर हम इसका बेस से रिएक्शन करवाएं, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बेस से रिएक्ट करके एल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शन करवाता है, लेकिन फ़र्क यहाँ है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैक करता है। तो अगर मैं इसका बेस से रिएक्शन करवाता हूँ तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन उखाड़ लेगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे आपको एनायन मिला, राइट, और ये एनायन अब अटैक करने वाला है आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे। ओके, तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो सबसे पहले तो ये मिलेगा, देखिए CH3 देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं H2O डाल दूं जो फर्स्ट स्टेप में निकला होगा बेस की रिएक्शन के थ्रू, तो आपको CH3 CH2 CH ये इनॉल फॉर्म बन जाएगा जो फाइनली कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो फाइनल मेरा ये प्रोडक्ट आया OH CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ से हट के टॉटोमराइज हो जाएगा CH3। अब अगर मैं वापस बेस का रिएक्शन करवाऊँ तो ये इस अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ CH3 देन CH2 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अब ये साइक्लाइज हो जाएगा जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये साइक्लाइज होकर के जो कंपाउंड अपना बनता है वो ये हो गया, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है एंड यहाँ पे OH आ जाएगा H प्लस डालने के बाद, ऑलराइट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से हम H प्लस की प्रेजेंस में हीट करके वाटर रिमूव कर देंगे और हमें फाइनल कीटोन मिल जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन था, कुछ इस प्रकार का CH3। तो डिहाइड्रेशन के बाद आपका जो डबल बॉन्ड है वो कीटोनिक ग्रुप के कंजुगेशन में आ जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड जो क्वेश्चन में गिवन है वो यही सजेस्ट करता है कि यदि हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को ले लें तो हमें आसानी से ये प्रोडक्ट साइक्लाइज होकर के फाइनली मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इसमें थोड़ा सा आपको माइंड अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके गाइस, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एक्स क्या होगा ये बताना है। रिएक्शन के अंदर देखो जिस प्रकार का दोनों कंपाउंड दिया है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल्डोल हो जाए या कैनिजारो हो जाए, या दोनों पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो मैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ OH डाला, H2O निकाला, एनायन बना लिया, तो HC डबल बॉन्ड O C CH3 माइनस, और उसके बाद ये फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करके आपको फाइनल प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल वाला बना लेगा CH3 CH2 OH, राइट। यहाँ पे H2O डाल दिया एनायन बनने के बाद, तो ये आ गया। तो अब क्योंकि दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। और क्रॉस्ड कैनिजारो का रूल ये होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है, ये लेस रिएक्टिव है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो लेस रिएक्टिव है ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिड्यूस होगा तो जो CHO ग्रुप है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 OH। Now check what can be the final product. This is your final product along with this. आंसर में देख लेते हैं कौन सा है, 2,2 डाइमिथाइल 1,3 प्रोपेन डायोल, यही है। यानी आपका ए आंसर फटाक से निकल आया। किसी में फॉर्मेट एनायन या फॉर्मिक एसिड नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर ए। ओके गाइस, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। व्हेन 0.805 ग्राम ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड वाज रिड्यूस्ड, इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम वाज ऑब्टेन्ड, मोलर मास ऑफ द एसिड इज। बच्चों जो रिएक्शन के अंदर फार्मूला दिया है उसके हिसाब से CH2 होल N COOH होल ट्वाइस COOK होल ट्वाइस, इससे जो पोटेशियम मिलेगा वो 2K प्लस मिलेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2। एंड पोटेशियम का मुझे वेट दिया हुआ है 0.323 डिवाइडेड बाई हाउ मच 39 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्ट हो जाएगा 0.805 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 14N प्लस 166। इसको यदि सॉल्व करेंगे बच्चों तो N की वैल्यू 2 आ जाती है। तो जब N की वैल्यू 2 आ गई तो पोटेशियम सॉल्ट का फार्मूला हुआ क्या, CH2 होल ट्वाइस COOK की जगह H रख दूं, ये हो गया फार्मूला। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 180। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो गया सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 4 एसिड दिए हुए हैं, बोला है विच कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। आपके पास 4 कंपाउंड है HCl, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, HOClO यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ऐसे यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, यहाँ +5 आएगा। +7 क्लोरीन का मैक्सिमम होता है यानी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, -1 क्लोरीन का मिनिमम होता है यानी इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। तो इसका केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका केवल रिडक्शन हो सकता है, यानी ये दोनों फोर्थ एंड फर्स्ट ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकते एक ही रिएक्शन में, राइट। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The electronic transition of helium ion that will occur at the same wavelength as that of N is equal to 2 to N is equal to 1 of hydrogen atom। मतलब हीलियम आयन का कौन सा ट्रांजिशन का वेवलेंथ उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन का 2 से 1 का होता है। तो यदि मैं एनर्जी निकालूं हाइड्रोजन का 1 से 2 का, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, एंड हीलियम के लिए यदि मैं लिखूं 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आप चेक करो सारे ऑप्शंस में, यदि मैं डी ऑप्शन ले लेता हूँ ना 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। देखिए ये आ जाएगा 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, बाकी में नहीं होंगे। देखिए 2 से 1 एक जैसे कैसे होगा हीलियम और हाइड्रोजन का, 3 से 1 भी कॉम्बो नहीं बनेगा, 3 से 2 भी नहीं बनेगा, केवल 4 से 2 हीलियम एंड 2 से 1 हाइड्रोजन, ये ट्रांजिशन सिमिलर फोटोन से होता है, इसीलिए इसका आंसर N = 4 to N = 2 हो गया। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। P इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में P क्या होगा। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं बच्चों। जो आपका कंपाउंड है OH CHO, सबसे पहले इन्होंने H3O+ यानी एसिडिफिकेशन किया है, तो इस ऑक्सीजन पे होगा। एसिडिफिकेशन करने के बाद ये बन जाएगा CHOH+, राइट। अब जब यहाँ पे मैं CH3OH डालूंगा एक्सेस में, तो सबसे पहले यहाँ पे हेमी एसिटल बनेगा, CHOH यहाँ पे एंड OCH3 यहाँ पे, राइट। इसमें से H+ निकल जाएगा, एंड उसके बाद अगेन हीट किया है 12 आवर्स तक H+ डालने के बाद, तो H+ डालूंगा तो यहाँ से ये वाला OH निकलेगा, इसमें से H2O निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा उस पे इंटरनल अटैक हो जाएगा, जैसे यहाँ CH+ बना, यहाँ OMe बना और यहाँ OH था। नाउ दिस OH कैन अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, और यहाँ से साइक्लाइज होकर के आपको 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, एंड फाइनली यहाँ से H+ निकलने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। ऑलराइट, साइक्लिक एसिटल कह सकते हैं इसको। तो आपका सबसे बढ़िया वाला आंसर कौन सा है, सी आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज मैक्सिमम, किसमें मैक्सिमम है।
देखिए यहाँ पे जो ऑक्सलेट होल थ्राइस दिया हुआ है ना, इसके अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बनाते हो, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मेटल यहाँ पे रखा, एक लिगेंड आप यहाँ लगा दो, फिर एक लिगेंड आप यहाँ लगा दो, फिर एक लिगेंड आप यहाँ लगा दो, ये OX हो गया, ये OX हो गया। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए दो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगली बात करें, OX होल ट्वाइस है यहाँ पर, ClBr, तो इसमें एक तो स्ट्रक्चरल चेक कर लेते हैं, CO OX होल ट्वाइस ClBr। अगर मैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल चेक करने की कोशिश करूं तो वंस अगेन आप अगर ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सलेट दो हैं, तो दोनों को आप ऐसे इन पोजीशंस पे लगा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिस पोजीशन पे लगा सकते हैं, राइट। एक यहाँ पे लगा दिया एंड एक यहाँ पे लगा दिया, और Cl और Br को यहाँ पे रख दिया, राइट। अब एक Cl को यहाँ रख दिया, एक Br यहाँ रख दिया। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वो प्लेन जो क्लोरीन और ब्रोमीन को कंटेन करता है। इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव है ये, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी टोटल 3 आइसोमर हो गए, यानी टोटल 3 आइसोमर हो गए। नाउ कमिंग टू CO ऑक्सलेट Cl2Br, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बनाने की कोशिश करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है। एक बार आप Cl सिस ले लो, है ना, ऑक्सलेट कहीं एक जगह रख दो, जैसे मान लो यहाँ पे रख दिया, Cl सिस हो गया एंड Br सिस हो गया, या यूं कह लो कि ClBr ट्रांस हो गया, यहाँ पे Br लग गया। एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, M यहाँ पे रखा और Cl को ट्रांस ले लिया और Br को सिस ले लिया, राइट, और यहाँ पे आपका ऑक्सलेट हो गया। तो मैंने ClBr को ट्रांसपोजिशन पे लिया एंड Cl को ट्रांसपोजिशन पे लिया। एक और पॉसिबिलिटी है, हम Br को भी ट्रांसपोजिशन पे ले सकते हैं, M यहाँ Br रख दिया, यहाँ पे Br रख दिया, और ये Cl आ गया, और ऑक्सलेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। कैन यू चेक इनमें से क्या कहीं कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है, यस नो, किसी में ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है, कैन वी गेट ऑप्टिकल एक्टिविटी समवेयर। इसमें तो नहीं आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच से काट देंगे अगर तो Br एंड Cl इमेज बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ होगी, इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ होगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम इसको काटने की कोशिश करते हैं तो शायद नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा इसके टोटल 4 आइसोमर हो गए। इसके बारे में आप जानते हैं MA3B3 टाइप का फार्मूला है, तो इसमें फेसियल एंड मेरिडोनियल 1 2 3 एंड 1 2 6 ये दो बनते हैं, और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो कुल मिला के ये सिर्फ दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए 4। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms इज इक्वल टू 1/2, यानी स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 के मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यदि 3 नोड एग्जिस्ट करते हो। आपको पता है टोटल नोड होता है n-1 विच इज 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल हो गया, इन फोर्थ सेल इज गोइंग टू बी 2n², 2 × 4², यानी कि 32। अब 32 में से आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के होंगे और आधे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के होंगे, यानी अगर हम प्लस हाफ की बात करें, क्लॉकवाइज स्पिन की बात करें, तो सिर्फ 32 का आधा यानी 16 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सो बी इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ कंपाउंड X produces a solid compound Y that is insoluble in 10% aqueous NaOH and Y dissolves in sulfuric acid. Okay. The compound X can, आप सब जानते हैं कि जो हिंसबर्ग मेथड होता है ये एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन के सेपरेशन का मेथड होता है। प्राइमरी अमीन की अगर मैं हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाता हूं तो NaOH में सॉल्युबल सल्फोनामाइड बनता है, जबकि सेकेंडरी अमीन में जो सल्फोनामाइड बनता है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता और टर्सरी रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे बोला है कि y जो है वो इनसॉल्युबल इन 10% एक्वस NaOH। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड है X, ये सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, और इन चारों ऑप्शन में सेकेंडरी अमीन सिर्फ ऑप्शन बी में अवेलेबल है, इसीलिए इसका आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। एन आयनिक स्पेसी M3+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CuC। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक बार चेक कर लें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर का होता है 29 एंड क्लोरीन का हो जाएगा 17 × 2 यानी कि 34, ये आ जाएगा 63, यानी CuCl2 में 63 इलेक्ट्रॉन है, तो आयनिक स्पेसी में भी 63 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन M3+ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 63, एंड ये 3 निकलने के बाद आए हैं, तो M में कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए 63 + 3 यानी कि 66, राइट। तो प्रोटॉन कितने हो गए 66 ओनली, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बोला है इन्होंने Z+2 होता है, तो न्यूट्रॉन हो गए 66 + 2 यानी कि 68। आपको बताना है मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास बताना है। तो एटॉमिक मास यानी एक मोल का मास हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 68, प्रोटॉन है 66, ये आ जाएगा 134 विच इज द राइट आंसर। ऑलराइट गाइस, तो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये 24 फंटास्टिक क्वेश्चन थे जो IOQC 2022 में पूछे गए थे। इसके अलावा 8 क्वेश्चन और भी हैं जो मल्टी करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चंस करके बहुत मज़ा आया होगा। आपको ये सारे क्वेश्चन जेई की तैयारी में, ओलंपियाड या KBP की तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको ये क्वेश्चन करके मज़ा आया हो तो आप ये लेक्चर अपने दोस्तों को, बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनअकैडमी। जो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसको लेकर के आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे सकते हो जेई मेन और एडवांस के लिए। और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट, जहाँ पे जेई मेन बिल्कुल आने ही वाला है। एंड ये भी आप बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे प्राप्त कर सकते हो। एंड यू कैन चेक, अगर आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं तो 99.9% से ज़्यादा परसेंटाइल हासिल कर सकते हैं, 200 से ज़्यादा 99.2, 150 से ज़्यादा 97.5, ऐसे ही 100 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा पे कहाँ लैंड करेंगे वो एनालिसिस इसमें एक रफली दी हुई है। हालांकि बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन बहुत सारा आइडिया इससे मिल जाता है। तो अनअकैडमी लाइट जो है वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप इसके रेगुलर टेस्ट दीजिए। ऑल इंडिया रैंक में हर टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या होती है, किस प्रकार का क्वेश्चंस आप गलत करते हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो जस्ट फॉर 999 रुपीज़ में फॉर जेई 2022। और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं SD Sir Live। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइबर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।